नमस्कार। कर्माबाई महाविद्यालय की इस भूगोल विषय की 20वीं ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में चर्चा की। आज इस कक्षा में हम भू संतुलन टॉपिक की चर्चा करेंगे। इसको इंग्लिश में आइसोस्टेसी कहते हैं। आइसोस्टेसी। पहले भूसंतुलन की पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हैं कि भूसंतुलन की क्या चर्चा है, क्या व्यवस्था है। किसी भी पोल को जमीन में गाड़ने के लिए उसकी ऊंचाई के आधार पर गड्ढा किया जाता है। अगर कोई बहुत लंबा पोल गाड़ना हो जमीन में तो उसको बहुत गहराई तक गड्ढा खोदकर गाड़ा जाता है। इसी प्रकार यदि कोई मकान बनाना हो तो उस मकान को बनाने के लिए उसकी जो नींव है उसकी ऊंचाई के आधार पर निर्धारित की जाती है। यदि मकान बहुमंजिला बनाना हो, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल, तो उसकी जो नीचे नींव है वो भी उसी अनुपात में गहराई में जाती जाएगी। और 1 मंजिल का ही मकान बनाना हो, एक ही फ्लोर बनाने हो तो बहुत ऊपर उसकी नींव रखी जाएगी। तो क्या ये हमारे धरातल पर महाद्वीप है, इनके ऊपर भी पर्वत, पठार, मैदान हैं, ये भी समुद्र सतह से ऊपर उठे हुए भाग हैं। कुछ भाग समुद्र सतह से नीचे हैं जिनको सागर नितल कहते हैं। तो सागर नितल और पर्वत, पठार, मैदान, ये ऊंचे उठे हुए स्थल, इनमें गहराई संबंधी कोई विवेचना ऐसी है क्या, या कोई गहराई संबंधी कोई तथ्य ऐसे हैं क्या? जैसे हम मकान ऊंचा बनाते हैं तो उसकी गहराई में नींव लेके जाते हैं, तो क्या पर्वत जितने ऊंचे हैं उनकी गहराई भी उतनी नीची है क्या? तो इस तथ्य की व्याख्या भू संतुलन का सिद्धांत करता है। यानी कि धरातल पर जितने ऊंचे उठे हुए स्थलखंड हैं वो किस गहराई तक नीचे तक जाते हैं, इस तथ्य की व्याख्या भू संतुलन का सिद्धांत करता है। अर्थात ऊंचे उठे हुए स्थान कैसे ऊंचे उठे हुए रहते हैं और नीचे स्थान कैसे नीचे रह जाते हैं, ये संतुलन की व्यवस्था इस पृथ्वी तल पर कैसे बनी हुई है। लिथोस्फीयर के नीचे एस्थेनोस्फीयर पिघली हुई अवस्था में, और लिथोस्फीयर के ऊपर विभिन्न प्लेटें हैं। प्लेटों पे महासागर और महाद्वीप हैं। तो ये महाद्वीपों के ऊपर ऊंचे स्थान जो कि पर्वतों के रूप में हैं, विशाल पर्वतों के रूप में हैं। जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला में माउंट एवरेस्ट अपने आप में 8,848 मीटर ऊंचा एक पर्वत है। वो इतना ऊंचा कैसे है? वो क्यों नहीं एक तरीके से जमीन पर गिर जाता है एक तरफ? क्या उसकी गहराई बहुत ज़्यादा है क्या? इन चीज़ों की व्याख्या हम भू संतुलन सिद्धांत के अंदर करते हैं। तो देखिए, इसके अंदर मुख्य तथ्यों की हम चर्चा करते हैं। तो ये आइसोस्टेसी जो शब्द है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा में 2 शब्दों से मिलकर के बना है, आइसो प्लस स्टेसी। स्टेशियो, स्टेशियो से मिलकर के बना है आइसोस्टेशियो, जिसका अर्थ होता है समस्थिति। समस्थिति अर्थात समस्थिति का तात्पर्य क्या होता है? खड़े रहना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ये विभिन्न पर्वत जो हैं, पठार जो हैं, अपने स्थान पर खड़े हुए हैं, तो उनका खड़ा रहना ही वो संतुलन है जो खड़े रहने का,
वो समस्थिति कहलाता है, यानी अपनी समान स्थिति में बने रहते हैं। और ये आइसोस्पेशियो, आइसो अलग शब्द है, स्पेशियो अलग शब्द है, इन दोनों को मिला करके आइसो स्टेसी वर्ड बना है, और आइसोस्टेसी वर्ड का तात्पर्य है समस्थिति। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। आइसोस्टेसी शब्द का अर्थ है समस्थिति, और ये जो समस्थिति का जो विचार है, ये समस्थिति का ये जो विचार है, अगर विचार की बात करें तो सबसे पहले ये विचार कहाँ से आया? सबसे पहले ये विचार हालांकि 18वीं शताब्दी में कई विद्वानों ने अपने लेखों में, अपने वर्णनों में पृथ्वी के संतुलन के बारे में चर्चा की, लेकिन इस प्रकार के संतुलन की, जो कि आज का भू संतुलन सिद्धांत है, इस प्रकार के संतुलन की चर्चा नहीं की थी। तो फिर ये जो विचार है सबसे पहले ये कैसे आया, तो इसके बारे में सबसे पहले डटन महोदय ने बताया, और उन्होंने ये बताया कि जो पदार्थ का भार है, यानी कि धरातल है, ये मान के चलिएगा, कोई ऊंचा उठाव का भाग है, कोई नीचा भाग है, कोई बहुत नीचा भाग है, कोई गहरा भाग है। तो ये पदार्थों का जो भार है, जिन पदार्थों से ये बने हैं, इन पदार्थों का भार समान होता है, यानी कि पर्वत एक समान पदार्थों से बने हैं, ठीक है, और ये एक समान पदार्थों से, ये एक समान पदार्थों से। इस प्रकार की व्याख्या डटन महोदय ने दी थी, लेकिन इसको सैद्धांतिक रूप से जो प्रस्तुत किया था वो एरियोप्राट ने किया था, है ना। तो डटन ने शुरुआत दी, इसलिए इनकी हम चर्चा यहाँ कर रहे हैं। डटन ने यह भी बताया कि धरातल के इन विभिन्न स्थानों का, अलग अलग स्थानों का जो घनत्व है वो कैसा है? अलग अलग है। घनत्व कैसा है? अलग अलग है, और अलग अलग घनत्व और ऊंचाइयां भी अलग हैं, और ये गहराई में समान गहराई तक जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये जो समान गहराई है, यहाँ पर जो दाब लगता है वो दाब भी कैसा लगता है? समान लगता है। समान गहराइयां हैं और दाब भी सबका समान लगेगा, यानी इसका दाब भी उतना ही है, इसका दाब भी उतना ही है, और इसका दाब भी उतना ही है। इस प्रकार से यहाँ जो नीचे जो एक लाइन है सबके नीचे, वो समान दाब वाली या समदाब रेखा के बारे में इन्होंने बताया। इसको इन्होंने समतोल रेखा या समदबाव तल, इसको इन्होंने क्या कहा? इनके शब्दों में लिख देते हैं। डटन ने जो कहा समदबाव तल कहा, या इसको समतोल रेखा कहा। कहने का तात्पर्य है इन सभी स्थल खंडों का, पर्वत, पठार, मैदान, सबका जो नीचे भार है वो इस लाइन पर समान है। ये डटन महोदय ने बताया। जब डटन महोदय ने इतना बताया तो इस विचार के बारे में एक आधार मिला, लेकिन ये संकल्पना, भूसंतुलन की संकल्पना अपने आज का जो वर्तमान रूप है उस रूप में आने के लिए एक घटना घटित हुई। एक घटना ऐसी घटित हुई जिसके कारण अधिकांश भूआकृति विज्ञानविदों का जो झुकाव था वो कहाँ आ गया? वो आ गया भूसंतुलन के सिद्धांत के ऊपर। भूसंतुलन के सिद्धांत के ऊपर आ गया तो उस पर विभिन्न शोध कार्य और रिसर्च होने लगी। तो देखिए ऐसी क्या घटना थी जिसके कारण विभिन्न विद्वानों का विचार इस संकल्पना के ऊपर आया। तो देखिए इस सिद्धांत का जो जन्म है, इस सिद्धांत का जो जन्म है वो कैसे होता है, ये एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूं। इस सिद्धांत के जन्म के समय पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे जॉन एवरेस्ट महोदय। वर्ष 1935 के लगभग वो भारत में हिमालय के दक्षिण में भूमापन का कार्य करा रहे थे, यानी पृथ्वी को नापने का कार्य हो रहा था। और वो किस लिए हो रहा था? वो अक्षांश रेखाओं के निर्धारण के लिए।
अक्षांश रेखाओं का निर्धारण स्थापित किया जा रहा था और इसके लिए जमीन का नापन किया जा रहा था। तो जांच दल की टीम ने यह पाया कि जो हिमालय वाला क्षेत्र है, वहां से एक गांव का नाम था, वहां से पूरे गांव का नाम था कल्याण, और दूर पर एक गांव था कल्याणपुर। ये दो गांव थे, दो एरियाज थे। तो यहां से सर्वेक्षण किया जा रहा था। तो इन्होंने ये देखा कि सर्वेक्षण करते समय पेंडुलम जो है उसका, जैसे यहाँ पर पेंडुलम हम लटकाते हैं, तो पेंडुलम का जो झुकाव था वो हिमालय की ओर था झुकाव। वो झुकाव जो है हिमालय की ओर था। और जबकि पेंडुलम तो सीधा लटकता है, बिल्कुल ऐसे जमीन की तरफ आता है, सीधा लटकना चाहिए, लेकिन इन्होंने देखा तो उसका झुकाव जो है इस तरफ था, यानी कि इतने कोण पर इसका झुकाव था पेंडुलम का। पेंडुलम नीचे नहीं लटकता था, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो सीधा होना चाहिए जमीन पर, लेकिन वो उसका इधर थोड़ा सा विस्थापित था। तो ये चीज इन्होंने देखी। अच्छा, इन्होंने जो है जब ये तो कल्याण गांव था, हिमालय से 96 किलोमीटर की दूरी पर था। ये जो कल्याण गांव है ये हिमालय से 96 किलोमीटर की दूरी पर था, और जो कल्याणपुर गांव था वो हिमालय से 603 किलोमीटर की दूरी पर था। 600 किलोमीटर की दूरी पर था, यानी कि जहां से पठारी भाग स्टार्ट होता है, पठार जहां से स्टार्ट होता है वहां के सीमा पर, वहां के बॉर्डर पर ये कल्याणपुर गांव था। ठीक है। अब सर्वे करते समय इन्होंने ये देखा कि जो अक्षांश का जो निर्धारण कर रहे थे, यानी कि मूल काम क्या हो रहा था, अक्षांश का निर्धारण हो रहा था, मूल कार्य ये हो रहा था। तो जब अक्षांश का निर्धारण कर रहे थे तो पेंडुलम लटका करके चेक कर रहे थे, तो ये थोड़ा सा विस्थापन हो रहा था, और ये इस स्थान से, यानी इस स्थान से यहां से कितना उधर जा रहा था, ये जा रहा था 5.236 सेकंड, 5.236 सेकंड। और एक आंकड़ा और भी बताऊंगा मैं अभी, 15.885 सेकंड, ये भी आंकड़ा आया। बाद के लोगों ने जब इस समस्या को देखा कि ये अंतर क्यों आ रहा है, तो उन्होंने ये ज्ञात किया कि ये अंतर इतना नहीं, वास्तव में अंतर इतना आना चाहिए था, लेकिन ये तो कम आ रहा है। यानी कि अंतर जो ये आ रहा था ना, ये अंतर इतना आना चाहिए था, लेकिन इतना रहा है। पहले तो समस्या इतनी सी थी, लेकिन बाद के लोगों ने ज्ञात किया कि ये तो अंतर इतना आना चाहिए, ये तो बल्कि और ज्यादा होना चाहिए। हिमालय के घनत्व के कारण, यानी कि इस बात को ऐसे समझिएगा कि पृथ्वी की 3 परतें हैं, सियाल, सीमांत पे। ऊपर की जो परत है वो, उसका जो घनत्व है 2.75 है, ठीक है। और इसका घनत्व अगर हम 2.75 माने, तो इस घनत्व के कारण ये पेंडुलम जो है इतना खींचना चाहिए, लेकिन वास्तव में ये इतना ना खींच करके इतना खींच रहा है। तो इसका मतलब इसका जो घनत्व है कैसा है, कम है। इसका मतलब घनत्व कम है, तभी तो ये कम खींच रहा है। अगर 2.7 घनत्व हो हिमालय का, तो घनत्व के कारण भार भी होगा, तो भार ज्यादा होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगेगा तो ये पेंडुलम कितना खींचेगा, फिर इतना खींचेगा, यानी कि यहां से इतना, ये 15.885 सेकेंड। अभी सेकेंड का क्या मतलब है, अक्षांशों का निर्धारण हो रहा है। यहाँ पर अक्षांश को डिग्रीज में नापते हैं हम, डिग्रीज को तोड़ते हैं तो सेकंड में, सेकंड को भी छोटे भाग में बांटते हैं, सॉरी मिनट में, और मिनट को भी छोटे भाग में बांटते हैं तो सेकंड में, है ना। तो ये वो वाला सेकंड है। इसको दूरी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है ना। 111 किलोमीटर के लगभग दूरी होती है
दो अक्षांशों के बीच में, है ना। तो इस प्रकार से ये जो अंतर जो आ रहा था, तो इसने एक विवाद को जन्म दे दिया कि क्या हिमालय का घनत्व कम है। अगर 2.75 से कम घनत्व है तो ये घनत्व कम कैसे है। यदि घनत्व 2.75 है तो ये पेंडुलम 15.885 सेकंड इतना खिंचाव होना चाहिए इस बल के कारण, इस 2.7 घनत्व के कारण। लेकिन ये खिंचाव इतना नहीं हो रहा, ये खिंचाव तो बहुत कम हो रहा है। कितना हो रहा है ये 5.236 सेकंड। तो इससे ये पता चलता था कि इनका घनत्व 2.7 नहीं है, बल्कि घनत्व कितना है, कम है। और कम कितना है, कम कितना है कि वो उतना कम है जिससे कि पेंडुलम 15 से घट करके केवल 5 की सीमा पर पेंडुलम को खींच रहा है, 5 सेकंड तक ही खींच रहा है, 5 सेकंड की दूरी तक। ये ध्यान रखेंगे, ये दूरी है, इंच नहीं है, ये दूरी है। मतलब ये इंच नहीं है, सेकंड है, और सेकंड भी ये दूरी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये विवाद चलता रहा और भूसंतरण के सिद्धांत को जन्म मिला। इस चीज को और अच्छे तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। ये मैं लेकर रफ तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है और मैं दूसरे तरीके से इस बात को आपको यहाँ बताता हूँ। देखो, इस सिद्धांत का जन्म कैसे होता है। 1835 के लगभग की घटना है। 1835 के लगभग की घटना है। इस समय पर जॉर्ज एवरेस्ट भारतीय भूमापन विभाग के अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष थे। इन्हीं के नाम पर माउंट एवरेस्ट पर्वत का नाम पड़ा है, इन्हीं के नाम पर, ठीक है। तो ये 1835 के लगभग भूमापन का कार्य करा रहे थे। और भूमापन के कार्य में क्या था, उद्देश्य क्या था? अक्षांश का निर्धारण, अक्षांश का निर्धारण था उद्देश्य था। तो इन्होंने ये देखा कि हिमालय पर्वत से एक दूर एक गांव है यहाँ पर कल्याण, और इसकी दूरी कितनी थी हिमालय से 96 किलोमीटर। और एक गांव और था यहाँ पर कल्याणपुर, उसकी दूरी कितनी थी, ये 96 किलोमीटर थी और उसकी दूरी थी 603 किलोमीटर। अब उन्होंने ये देखा कि इनके बीच अक्षांशों का जो निर्धारण है वो त्रिभुजीकरण विधि और खगोलीय विधि, मेजरमेंट करने के अलग अलग मेथड थे। एक मेथड था ये त्रिभुजीकरण का और एक था खगोलीय मेथड था। इन दोनों मेथडों से इनके आकर्षण को उन्होंने निकाला। तो इसमें अंतर कितना आ रहा था, जो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आया, अंतर कितना आया, अंतर आया साहब 5.236 सेकंड का, 5.236 सेकंड का अंतर आया। अच्छा, अब इन्होंने ये देखा कि ये अंतर कैसे आ रहा है। अब ये देखा कि अंतर क्यों आ रहा है, ये प्रश्न इन्होंने भूगोलवेत्ताओं के सामने छोड़ दिया। अच्छा, ये अंतर का जो तरीका था इनका, वो तरीका क्या था, देखिए इन्होंने क्या किया, एक पेंडुलम लटकाया यहाँ पर, यहाँ की बात करते हैं, यहाँ कल्याण गांव की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक पेंडुलम को लटकाया, ठीक है। साहुल चिपटा प्लेन टेबल सर्किट में प्रयोग में लाते हैं ना, साहुल जो होता है वो यहाँ पर लटकाया। देखो उसकी इस प्रकार की आकृति होती है साहुल, ठीक है। तो ये बिल्कुल लंबवत होना चाहिए, लंबवत ना होकर के इसका थोड़ा सा इधर झुकाव था इस साहुल का,
इस तरह थोड़ा सा उधर की तरफ खिंचाव था, आकर्षण था इधर हिमालय का। तो इन्होंने देखा कि ये 5.236 का जो झुकाव वो क्यों आ रहा है, ये उधर क्यों जा रहा है, साहब सीधा क्यों नहीं है। इनकी समस्या ये थी। जब ये समस्या भूगोलवेत्ताओं के सामने रखी गई, जब भूगोलवेत्ताओं के सामने रखी गई तो प्राग महोदय ने इस समस्या को अपने हाथ में लिया। उन्होंने जब सर्वेक्षण किया तो प्राग महोदय ने ये देखा कि ये जो अंतर आ रहा था 5.236 का, ये अंतर एक्चुअली में इतना नहीं है, ये अंतर जो है ज्यादा आ रहा है। जब इन्होंने खुद सर्वेक्षण किया तो ये अंतर ज्यादा आया, और ये अंतर कितना आया, ये अंतर आया 15.885 सेकंड का। तो इन्होंने प्राग ने बताया कि भाई अंतर 5.236 का नहीं है, अंतर है 15.885 का। जो खिंचाव है वो कितना ज्यादा आ रहा है, और ये खिंचाव क्यों आ रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अब जब प्राग महोदय ने ये तो हिसाब लगा करके ये बात बताई इन्होंने, ये तो कागज के ऊपर हिसाब लगाया, पहले कागज के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल का हिसाब लगाया, क्योंकि हिमालय जो है, पृथ्वी जो है, पृथ्वी की बाहरी परत का जो घनत्व है वो 2.75 है, और हिमालय का भी घनत्व 2.75 है। और इस घनत्व के आधार पर जो पेंडुलम है उसका खिंचाव कितना होना चाहिए, 15.885 सेकंड का। लेकिन जब इन्होंने ग्राउंड में जाकर के प्रैक्टिकल किया, वहां पहुंच करके पेंडुलम को स्थापित किया, पेंडुलम को जब लटकाया तो उन्होंने देखा कि ये जो आकर्षण है, ये आकर्षण जो 15.885 आना चाहिए था वो तो 5.236 ही आ रहा है। यानी कि जो जॉर्ज एवरेस्ट महोदय ने जो बात कही थी वो बात सही है, जबकि होना इतना चाहिए था कैलकुलेशन के हिसाब से। तब इन्होंने एक निर्णय निकाला, इन्होंने बात कही कि जो हिमालय है, हिमालय जो है वह कम घनत्व के पदार्थ का बना है, कम घनत्व के पदार्थ का बना है। यानी कि हिमालय की जो संरचना है उसका घनत्व कम है। इन्होंने प्राग महोदय ने ये बात कही, और इन्होंने एक बात ये भी कही कि घनत्व कम है तो इसलिए आकर्षण भी हिमालय का कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। अर्थात ये पेंडुलम यहां तक जाना चाहिए, ये यहां तक न जाकर के यही उतरा है, यानी कि 5.236 सेकंड तक ही जा रहा है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये निकलता है कि हिमालय जो है कम घनत्व के हैं और इसीलिए कम आकर्षित कर रहे हैं। फिर ये आगे एयरी महोदय के पास भी समस्याएं नहीं, सबने अपने अपने विचार दिए। तो हिमालय की आकर्षण शक्ति के फलस्वरूप एक भूसंतुलन के विचार को जन्म मिला, और इस भूसंतुलन के विचार में इसको विचार को एक सिद्धांत का रूप दे दिया गया, है ना। और ये जो पेंडुलम की जो शीर्ष रेखा थी, ये इसको शीर्ष रेखा कहते हैं, शीर्ष रेखा। ये शीर्ष रेखा जो है विस्थापित हो रही थी उधर, ये केवल हिमालय के आकर्षण बल के प्रभाव से था, और क्योंकि हिमालय का आकार बड़ा था इसीलिए ये अपने आकार के हिसाब से खींच रहा था, लेकिन घनत्व के हिसाब से आकार जितना है उतना नहीं खींच रहा था। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे और चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, हम इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले एयरी महोदय के सिद्धांत की बात करते हैं। एयरी महोदय ने देखिए क्या बताया, सिद्धांत का जन्म इस प्रकार से हुआ। अब एयरी के सिद्धांत की बात करते हैं। एयरी ने क्या किया था, यानी कि एयरी का मत किस संबंध में, भूसंतुलन के संबंध में एयरी का क्या मत था। तो देखिए इन्होंने क्या बात कही, इन्होंने एक लाइन दी, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखेंगे। आधारीय वाक्य है ये एयरी के मत का। तो इन्होंने ये कहा था कि
1855 में इन्होंने कहा समान घनत्व विभिन्न गहराई, ये आधार वाक्य है एहरी महोदय के कॉन्सेप्ट का। तो देखिए इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने ये कहा कि जो स्थलखंड है, स्थलखंड एक नाव की तरह है, स्थलखंड एक नाव की तरह है, या आप बर्फ की तरह कह लो, बर्फ की तरह, नाव या बर्फ की तरह है, और जो तैर रहे हैं, यानी कि नाव क्या करती है, नाव पानी में तैरती है, ऐसे ये पानी है यहाँ, इस प्रकार से तैरती है नाव। अगर इसमें वजन ज्यादा होगा, ये इसमें नाव की ऊंचाई ज्यादा होगी, तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा गहराई तक डूबी होगी। जितनी बड़ी नाव होगी उसकी गहराई उतनी ज्यादा होगी पानी के अंदर, पानी में उतनी ज्यादा डूबेगी जितनी ऊपर बड़ी। छोटी नाव की गहराई कम होगी पानी में, बड़े जहाज की गहराई ज्यादा होगी पानी में। तो इसी प्रकार से स्थलखंडों का भी यही विचार दिया। इन्होंने कहा कि जो स्थलखंड बहुत ऊंचे हैं वो बहुत गहराई तक नीचे जाते हैं, यानी कि समान घनत्व है लेकिन गहराई अलग अलग है। इस बर्फ के द्वारा बताया कि बर्फ का कोई टुकड़ा है मान लीजिए, और ये पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है और ये बर्फ का टुकड़ा इस पानी में है। तो जितना हमको बाहर दिखाई दे रहा है उसका 9 गुना भाग पानी में डूबा हुआ है। ये एहरी महोदय ने बताया कि जितना भाग ऊपर दिखाई दे रहा है उसका 9 गुना भाग जो है पानी में डूबा रहता है। अगर ये बर्फ का टुकड़ा बड़ा हो, अगर बर्फ का टुकड़ा बड़ा हो, ऊंचाई ज्यादा हो, तो उसका उतना ही ज्यादा भाग नीचे होगा। तो आप समझ गए होंगे ये कॉन्सेप्ट कि जो भाग जितने ऊंचे हैं उतनी ही गहराई में नीचे तक जाते हैं, ये एहरी महोदय ने बताया। लेकिन इनमें घनत्व की समानता मिलेगी। इन्होंने ये कहा कि घनत्व समान होगा, घनत्व में परिवर्तन नहीं होगा। देखिए कैसे, एक प्रयोग के माध्यम से सिद्धांत को हम एहरी महोदय ने क्या किया कि लकड़ी के टुकड़े लिए और इसमें एक बर्तन के अंदर जल भर दिया, इसमें जल भर दिया, पानी भर दिया इस बर्तन में, और लकड़ी के टुकड़ों को इसमें डुबोया। लकड़ी के स्लीपर थे, लकड़ी के खंभे थे। जो खंभा जितना ऊंचा था उसकी गहराई पानी में उतनी ज्यादा थी, जो जितना ऊंचा था उसकी गहराई पानी में उतनी ही ज्यादा थी, और जो कम ऊंचा था उसकी गहराई पानी में कम थी। तो इस प्रकार से एहरी महोदय ने अपना सिद्धांत दिया कि ये जो लकड़ी के टुकड़े हैं, ये जो लकड़ी के टुकड़े हैं, ये जितनी ऊंचाई है उसके 9 गुना भाग पानी में डूबा हुआ है। तो इसी प्रकार से जो ऊंचे वाले स्थलखंड हैं, ऊंचे वाले जो स्थलखंड हैं, यानी ऊंचे वाले स्थलखंड यानी ऊंची लकड़ी है, बड़ी लकड़ी है, उसको उन्होंने पर्वत का नाम दिया, और जो कम ऊंचे भाग हैं उसको उन्होंने महासागर के नितल का नाम दिया। यानी कि नितल कम ऊंचे हैं तो वो कम गहराई तक डूबे हुए हैं, और पर्वत बहुत अधिक ऊंचे हैं तो वो अधिक गहराई तक नीचे डूबे हुए हैं। तो इस प्रकार से एहरी महोदय ने अपना सिद्धांत दिया। इसको हम एक मानचित्र के माध्यम से और समझ लेते हैं, डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। मान के चलिएगा ये पर्वत है, ये पर्वतीय भाग है, ये पठारी भाग है, ये मैदानी भाग है, पठारी भाग के बाद मैदानी भाग है, और ये मैदानी भाग तक हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये पर्वतीय भाग है, ये अधिक गहराई तक नीचे जाता है, और जो पठारी भाग है वो उससे कम गहराई तक नीचे जाता है, और जो मैदानी भाग है वो और कम गहराई तक जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो तल है यानी समुद्र तल है, समुद्र
समुद्र तल से पर्वतीय भाग जो हैं, यानी कि पर्वत जो है बहुत ऊंचे हैं तो बहुत गहरे भी हैं, पठार मध्यम ऊंचे हैं तो वो मध्यम गहरे हैं, और मैदान कम ऊंचे हैं तो वो कम गहरे हैं। तो इस स्वरूप से आप भू संतुलन के सिद्धांत को समझ सकते हैं। एरी महोदय ने इस प्रकार से अपने विचार दिए थे, और इन्होंने जो आधार वाक्य कहा कि समान घनत्व विभिन्न गहराई, और लकड़ी के सभी टुकड़ों का घनत्व समान है। घनत्व कैसा है? समान है, समान घनत्व है, ये बात उन्होंने कहा। ऐसे ही पर्वत, पठार, मैदान, इन सब का घनत्व कैसा है? समान घनत्व है, और अपने संतुलन को स्थापित करने के लिए ये केवल विभिन्न गहराई तक जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे समान घनत्व विभिन्न गहराई, ये बात कही एरी ने, और इसी आधार पर धरातल का संतुलन बना हुआ है। पर्वत, पठार, मैदान अपने स्थान पर स्थिर हैं, क्योंकि जो ऊंचे भाग है वो गहराई तक जाता है और जो कम ऊंचे हैं वो कम गहराई तक है। तो इससे आप समझ गए होंगे। इसके अलावा ये तो लकड़ी का था, इन्होंने एक और यहाँ पर इसी प्रकार का प्रयोग किया। उसमें इन्होंने क्या बताया? उसमें इन्होंने ये बताया कि इस बर्तन के अंदर पारा भर दिया, मरकरी, इसमें पारा भर दिया, और पारे में लोहे के टुकड़े डुबोए, तो जो टुकड़ा कम गहरा था, जो कम ऊंचाई वाला था, वो कम ऊंचाई तक, यानी कि जिसकी हाइट कम थी वो कम गहराई तक नीचे जाता है। तो ज्यादा जितनी हाइट बढ़ती गई लोहे के टुकड़ों की, उतने ही ज्यादा गहराई में वो जाते गए, इस प्रकार से। तो ये लोहे के टुकड़े हैं और ये पारा है इसमें भरा हुआ, ठीक है। तो इनकी गहराई अलग अलग है लेकिन घनत्व तो समान है। इस प्रकार से एरी महोदय ने ये अपना विचार दिया। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं दूसरे सिद्धांत पर आता हूँ, फिर मैं प्राट महोदय के सिद्धांत की चर्चा करूंगा। अब प्राट के मत की बात कर लेते हैं। प्राट जो है एरी से थोड़ा सा अलग विचार रखते थे। प्राट महोदय जो है, प्राट का जो विचार था वो एरी से अलग था। देखिए, इन्होंने जो आधार वाक्य दिया, वो आधार वाक्य क्या दिया? इनका जो आया ये दिया था 1859 ईस्वी, ठीक है। इन्होंने जो बात कही थी वो ये थी, बिल्कुल एरी का उलट आधार वाक्य था इनका। एरी ने क्या कहा था कि समान घनत्व विभिन्न गहराई। इन्होंने उल्टा कहा कि समान गहराई और विभिन्न घनत्व। इनके जो आधार वाक्य हैं, इन आधार वाक्यों में इनका पूरा कॉन्सेप्ट छपा हुआ है। एरी ने क्या कहा था कि समान घनत्व, लेकिन ये क्या कह रहे हैं? समान गहराई और विभिन्न घनत्व, ठीक है। तो दोनों का अंतर आप समझ गए होंगे। तो इन्होंने एक प्रयोग के माध्यम से सिद्ध किया। इन्होंने क्या किया कि एक पारा भरा हुआ एक बर्तन लिया, जिसमें मरकरी भर दिया, पारा भर दिया इसको, ठीक है, पारा भर दिया था, लीजिए ये मरकरी। अब इसमें इन्होंने क्या किया? अलग अलग धातुओं के टुकड़े लिए, कोई टुकड़ा एक धातु का लिया, दूसरा टुकड़ा दूसरी धातु का लिया, तीसरा टुकड़ा किसी अन्य धातु का लिया। मैं धातु के नाम बताऊंगा आपको। देखिए, एक टुकड़ा इन्होंने पाइराइट का लिया,
एक पायराइट लिया साफ टुकड़ा, एक टुकड़ा इन्होंने टिन का ले लिया, एक टुकड़ा इन्होंने लोहे का ले लिया, एक टुकड़ा इन्होंने तांबे का ले लिया और एक टुकड़ा इन्होंने जो है किसी और धातु का ले लिया, वो धातु सीसा। तो अलग अलग धातुओं के इन्होंने टुकड़े लिए, पायराइट का, टिन का, लोहे का, इस प्रकार से। तो देखिए पायराइट जो है घनत्व कम होता है और घनत्व कम होता है ना, और घनत्व कम है, लेकिन इन सब की जो गहराई है वो समान थी, चाहे टिन का हो, चाहे लोहे का टुकड़ा हो, तांबे का हो, सीसा का हो, सारे लोहे धातुओं के टुकड़े जो है समान गहराई पर जाते हैं, और जो समान गहराई है उसको नाम दिया इन्होंने क्षतिपूर्ति तल, उसको कहा क्षतिपूर्ति तल, उसका नाम दिया क्षतिपूर्ति तल। जहां पर इनकी गहराई समान है, जिस स्थान पर ये गहराई समान बैठती है ना, उसको कहा क्षतिपूर्ति तल। और इसके नीचे धरातल कैसा है, द्रव अवस्था में है, इसके नीचे धरातल कैसा है, द्रव अवस्था में। तो ये प्राग महोदय ने विचार दिया और उन्होंने फिर अपने सिद्धांत से बताया कि पर्वत, पठार और मैदान, इनका उदाहरण लिया था कि ये बताया कि ये समान गहराई तक नीचे जाते हैं यहाँ, यानी कि पर्वत, पठार और मैदान, इनकी जो गहराई है, ये गहराई कैसी है, गहराई समान है सबकी, लेकिन ऊंचाई कैसी है, सॉरी घनत्व कैसा है, घनत्व विभिन्न है, यानी कि ये कम घनत्व के हैं, पर्वत जो हैं कैसे हैं, पर्वत कम घनत्व के बने हुए हैं, पठार मध्यम घनत्व के हैं, ये पठार है, पठार मध्यम घनत्व के हैं, और मैदान कम घनत्व के हैं, मैदान कम घनत्व के। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया कि ये गहराई समान है, जबकि एयरी का कहना है अलग अलग गहराइयों तक जाते हैं, एयरी ने ये बताया कि अलग अलग गहराइयों तक जाते हैं। तो इस प्रकार से प्राग महोदय ने अपना ये विचार दिया। और मैं थोड़ी रोशनी बढ़ा देता हूँ, अब थोड़ा रोशनी थोड़ी बढ़ गई होगी, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आपको और बताता हूँ फिर आगे। तो एयरी और प्राग महोदय के ये दोनों विचार आपके सामने हैं, भू संतुलन कैसे है। एयरी ने कहा कि घनत्व जो है समान है और अलग अलग गहराइयों तक जड़ें जाती हैं इन स्थलखंडों की, जबकि प्राग महोदय ने यह कहा कि इनका घनत्व अलग अलग है, जो मैदान है वो भारी तत्वों से मिलकर बने हैं, पठार उनसे हल्के बने हैं, और जो पर्वत है वो उनसे भी हल्के हैं, यानी कि पर्वत जो है वो बुलबुले हैं, गैस के गोले हैं, अंदर से बुलबुले हैं, गैसीय बुलबुले हैं, देखने में तो कठोर हैं लेकिन वो हल्के बहुत हैं, ऐसा विचार दिया। अच्छा, अब एक वैज्ञानिक विचार है पृथ्वी पर भू संतुलन संबंधी, पृथ्वी पर भू संतुलन कैसे स्थापित होता है, एक वैज्ञानिक विचार, इस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए, पर्वतीय भाग, पठारी भाग, मैदानी भाग और समुद्र। अब यहाँ पर समुद्र तल को स्थापित कर लेते हैं अपन। अब मान के चलिएगा यहां से अपक्षय और अपर्दन होता है, अपक्षय अपर्दन बाहरी प्रक्रमों द्वारा काट छांट होती है, नदी द्वारा, वायु द्वारा, है ना, तो इनके द्वारा काट छांट होती है। और यहाँ का मलबा जो है, यहाँ का मलबा नदी के माध्यम से वो क्या करता है, यह समुद्र की तली में जमा हो जाता है। ये समुद्र का नितल है, ये नितल है, ठीक है,
ये पर्वत है, ये पठारी भूमि है, और ये मैदान है। ये नितल है, ये मैदान है, ये पठारी पर्वत है। ठीक है। अब पृथ्वी पर संतुलन कैसे बना हुआ है, ये भाग कैसे स्थिर है? देखिए, इसको आप चक्र भी कह सकते हैं, इसको पर्वतों का चक्र भी कह सकते हैं। पर्वत कैसे स्थापित हो रहे हैं? तो देखिए, जब ये मलबा यहाँ से ऊपर से खिसक करके ये मलबा जो है समुद्र में आता है, ये सागर है, समुद्र है, समुद्र में पानी भरा हुआ है ये, और ये मलबा जो है नीचे आ जाता है, यहाँ जमा हो जाता है इस जगह पर। जब यहाँ जमा हो जाता है तो यहाँ जमा होने पर क्या होगा? एक दबाव होगा, एक दबाव होगा, यहाँ पर दबाव होगा तो ये नीचे धसकेंगे, ये नीचे की ओर जाएंगे फिर, यानी कि दबाव के कारण ये एस्थेनोस्फीयर में आ जाएगा, ये पूरा मलबा एस्थेनोस्फीयर में आ जाएगा, यानी कि जो द्रव परत है वहां पहुंच जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या है? द्रव क्षेत्र है, ये द्रव क्षेत्र ही तो है इसका, मैग्मा का, और दबाव बन रहा है तो मैग्मा धीरे धीरे क्या होगा? खिसकना शुरू हो जाएगा। मैग्मा का खिसकाव होगा। मैग्मा का खिसकाव कैसे होगा? धीरे धीरे, पानी की तरह नहीं बहेगा एकदम से, धीरे धीरे, क्योंकि लसलसा है, गाढ़ा है ये बहुत ज्यादा, तो धीरे धीरे इसका प्रवाह होगा, यानी कि प्रवाह। ठीक है। अब ये प्रवाह जब यहाँ पर होगा तो देखिए, ये पर्वतों को क्या करेगा? फिर ऊपर उठाएगा। पर्वत ऊपर क्यों उठेंगे? ये मैग्मा का प्रवाह क्यों होगा? क्योंकि यहाँ से चट्टानें कट करके टूट करके हट रही हैं, और ये हल्का हो रहा है। जब हल्का हो रहा है तो ये ऊपर उठेगा। यहाँ पर मैग्मा दबाव बन रहा है तो मैग्मा धीरे धीरे इधर शिफ्ट होगा। जब इधर शिफ्ट होगा तो अपने आप पर्वत जो है ऊपर उठते जाएंगे। और ये विचार है कि प्रतिवर्ष हिमालय जो है उठ रहा है, प्रतिवर्ष हिमालय जो है ऊपर उठ रहा है। कुछ विद्वान 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष का बताते हैं, 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष जो है हिमालय ऊपर उठ रहा है। अच्छा, तो ये जो आपने एक चक्र देखा, ये क्या है? ये पृथ्वी पर भू संतुलन की व्यवस्था है। पृथ्वी पर भू संतुलन का वैज्ञानिक विचार है, या चट्टान मैग्मा का चक्र है, या पर्वतों की जो निर्माण जिन तत्वों से हुआ है उन तत्वों का एक चक्रीय स्वरूप है। यहाँ से कट करके पदार्थ समुद्र की तली में आएंगे, यहाँ पर दबाव के कारण मैग्मा क्षेत्र में चले जाएंगे, और मैग्मा क्षेत्र में आकर के, मैग्मा क्षेत्र को क्या कहते हैं? हॉटस्पॉट। ठीक है। और हॉटस्पॉट में क्या होगा? ये मूवमेंट होगा। मूवमेंट कैसा होगा? धीरे धीरे होगा, और यहाँ पर आकर के इसका उत्थान हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर दबाव है, दबाव के कारण क्या हो जाएगा? अधिक भार हो जाएगा। अधिक भार के कारण ये ऐसे अंदर यहाँ पर आ जाएगा, और कम भार की तरफ, यानी कि कम भार की तरफ, यहाँ पर कम भार है, कम भार की तरफ मूवमेंट होता रहेगा। इस प्रकार से ये मैग्मा नीचे से ऊपर से फिर नीचे से फिर ऊपर ऐसे चलता रहता है। ठीक है। इस प्रकार से ये प्रक्रम चलता रहता है। ऊपर जो कार्य करते हैं वो बाह्य बल कार्य करते हैं, ऊपर जो कार्य कर रहे हैं वो बाह्य बल कार्य कर रहे हैं, अंदर जो बल कार्य करते हैं वो आंतरिक बल कार्य करते हैं, अंदर आंतरिक बल कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रवाह चलता रहता है, पृथ्वी पर भू संतुलन की व्यवस्था कायम रहती है। अच्छा, इस बारे में देखिए 2 चीजें और मैं आपको बता दूं कि प्राट में और एरी में, यहाँ पर बाह्य बल कार्य कर रहा है, यहाँ पर नोट डाल करके आप ये चीज लिख लेना, नोट डाल करके ये बात लिख देना कि प्राट और एरी दोनों ने अलग अलग बातें कही हैं। जो प्राट था वो प्राट जो कैसा कहता है, प्रवाह कैसा है? मैग्मा का जो प्रवाह है वो कैसा है? कॉलमर प्रवाह।
कॉलम और प्रवाह। प्राट का विचार था, यहां लिखता हूं, प्राट का विचार था कि कॉलम और प्रवाह होता है, लेकिन एरी क्या कहते हैं, सर्कुलर प्रवाह होता है। अब ये क्या चीज है दोनों, देखिए चर्चा कर लेते हैं। काल्मर जो प्रवाह होता है उसका मतलब है कॉलम में, काल्मर का मतलब है कॉलम कि जो मैग्मा का जो दबाव होगा ना वो केवल यही आकर के होगा, समुद्र के नितल में ही होगा दबाव, और यहीं से मैग्मा नीचे जाएगा, बाकी कहीं से नीचे नहीं जाएगा। ठीक है। और एरी महोदय क्या कहते हैं कि ये प्रवाह जो है कॉलम में नहीं होगा, ये समुद्र का एक कॉलम है पूरा, मान के चलिए, तो इस कॉलम में तो नीचे जाएगा मैग्मा, और इन कॉलमों में ऊपर उठेगा, ऐसा नहीं है। एरी महोदय क्या कहते हैं कि सर्कुलर है, चक्रीय है, ये प्रवाह चक्रीय है। इनको कहने का तात्पर्य है कि दो प्लेटें जो हैं, दो प्लेटें एक दूसरे की ओर आती हैं और एक भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे चली जाती है, भारी प्लेट जो है हल्की प्लेट के नीचे चली जाती है, और ये जो एरिया है वेनिंग ऑफ जोन वाला जो एरिया है, वेनिंग ऑफ जोन वाला जो एरिया है, ये पिघल करके नीचे जाएगा और तब पर्वत ऊपर उठेंगे। तो इस प्रकार से इनका सर्कुलर प्रवाह है और इनका जो है कॉलमर है, इसी कॉलम में होगा नीचे। लेकिन इनका कहने का तात्पर्य प्लेट जहाँ खिसकेंगी, जहाँ सर्कुलर करेंगी प्लेटें, वहां जाकर के उनका विनाशात्मक किनारा नीचे जाएगा, वो पिघलेगा और वो प्रवाह करके पर्वतों को ऊपर उठाएगा। तो इस प्रकार से प्राट और एरी के दोनों के विचारों में अंतर है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब एक परिभाषा इसकी आप दे सकते हैं कि भूसंतुलन क्या है। तो भूसंतुलन क्या है? भूसंतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसके द्वारा धरातल पर स्थित पर्वत, पठार, मैदान आदि सभी बृहद पैमाने पर इस भूतल के ठीक नीचे संतुलन की स्थिति में पाए जाते हैं। ये पर्वत, पठार, मैदान ये सब क्या होंगे? नीचे जो है संतुलन की स्थिति में पाए जाएंगे। ये एक संतुलन की स्थिति है। भूसंतुलन की परिभाषा क्या है कि भूसंतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें पर्वत, पठार, मैदान धरातल के नीचे एक संतुलित अवस्था में पाए जाते हैं, उसको भूसंतुलन कहते हैं, है ना। और ऐसी परिभाषा किसने दी थी? ये आर्थर होम्स ने दी थी परिभाषा, आर्थर होम्स ने। उन्होंने क्या कहा था कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें पर्वत, पठार, मैदान उनके नीचे संतुलन की अवस्था पाई जाती है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो आज का जो हमारा भूसंतुलन का सिद्धांत है उसका एक संक्षेप में थोड़ा सा व्यू कर लेते हैं कि भारत के हिमालय के दक्षिण में भूमापन का, भू सर्वेक्षण का कार्य हो रहा था जॉर्ज एवरेस्ट के द्वारा। उन्होंने पेंडुलम को लटका करके अध्ययन किया कि उसका जो है 5.236 सेकंड का झुकाव था पेंडुलम का हिमालय की ओर। और उन्होंने फिर ये समस्या आगे रखी, तो एरी और प्राट ने भी इस पर अपने अपने शोध किए। तो एरी महोदय ने ये बताया कि ये पेंडुलम जो है 5 सेकंड का नहीं अंतर होना चाहिए, अंतर होना चाहिए 15 सेकंड का, क्योंकि धरातल की ऊपरी सतह का जो घनत्व है वो 2.75 है। तो इतने घनत्व की चट्टानों को तो ज़्यादा आकर्षण करना चाहिए पेंडुलम को, ये तो बहुत कम आकर्षित कर रहा है। तो इस प्रकार से इस भूसंतुलन के सिद्धांत को बल मिला और अलग अलग विद्वानों ने पृथ्वी के अंदर संतुलन की अवस्था की अलग अलग व्याख्या की। इन्होंने एरी और प्राट के अलावा और भी बहुत से लोगों ने, होम्स ने भी अपना विचार दिया, डेली ने अपना विचार दिया, डटन ने अपना विचार दिया। लेकिन इन सबके विचारों में प्राट और एरी के विचार जो है वो सर्वश्रेष्ठ हैं। इन्हीं के विचारों से, सिद्धांतों से प्रश्न पूछे जाते हैं अधिकांश कंपटीशंस के अंदर, और अन्य सभी लोगों के जो विचार हैं उनका ये निचोड़ भी है। तो इस प्रकार से आज हमारा भूसंतुलन का सिद्धांत समाप्त होता है। नमस्कार।